क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या भारत जो है अभी इस बार फिर से आर्थिक मंदी की स्थिति से गुजर रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी की उस अपील के बारे में जहां पर उन्होंने कहा था कि आप सभी लोग जो हैं, यानी कि उन्होंने भारत की जनता से, भारत के नागरिकों से अपील की कि आप वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं, यानी कि आप घर पर बैठे ही सारे काम करें। इसके साथ ही आप पेट्रोल को कम खर्च करें, यानी कि ईंधन और खाद्य तेल का जो है समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। 1 साल तक सोना और कोई भी गहने ना खरीदें। यहाँ पर सवाल उठता है, क्या देश में फिर से 1991 जैसी आर्थिक मंदी जैसी स्थिति बन चुकी है? इसी वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे भाषण में सभी लोगों से अपील करनी पड़ रही है। क्या अब सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा है? तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो भाषण दिया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये सिकंदराबाद तेलंगाना में 10 मई 2026 को उन्होंने अपील की थी भारत की जनता से। उन्होंने मेन यहाँ पर यानी कि बहुत सारी अपील की, लेकिन यहाँ पर जो 3 बातें जो प्रमुख सामने आई, सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हो रही हैं वो है वर्क फ्रॉम होम। इसके साथ ही ईंधन और खाद्य तेल का समझदारी से इस्तेमाल हो। 1 साल तक जो है कोई भी लोग जो है सोना खरीदने और गहने खरीदने पर ध्यान ना दें। अब देखिए, वर्क फ्रॉम होम से क्या होगा, पेट्रोल डीजल की बचत होगी, क्योंकि सभी लोग जहाँ जो अपने व्हीकल्स या फिर अपने प्राइवेट या फिर पब्लिक व्हीकल से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसमें क्या होगा, जब कम लोग जाएंगे तो इट मीन्स कि कम पेट्रोल और डीजल की जो है खपत होगी। इसके साथ ही ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस को बढ़ावा देना चाहिए। कोविड जो मतलब हम देखते हैं कि जैसे कोविड की एक स्थिति बनी थी भारत में, पूरे विश्व में कोविड काल की व्यवस्थाओं को फिर से अपनाना चाहिए। यहाँ पर सवाल उठता है, क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? इसी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसी अपील की गई है। अब इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और गैस, खाने के तेल की खपत है उसको भी कम किया जाए। कम से कम 10% खपत को कम करने की अपील की गई है। यानी कि ये कोई मामूली सा बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बयान और ये एक बहुत बड़ा विवाद बन चुका है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनको अब लोगों के सामने आकर ऐसी रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप जो है इस चीज़ को अपनाएं, इस चीज़ को ना अपनाएं। इसके साथ ही शादी या घरेलू कार्यक्रम में नया सोना ना खरीदने की बात भी उन्होंने कही है। विदेशी मुद्रा बचाने में सहयोग करें। अब देखिए, सोना जब खरीदेंगे इट मीन्स कि हमारी जो करेंसी होगी इंडिया की, वो ज़्यादा यूज़ होगी और हमारे पास जो है विदेशी करेंसी कम हो जाएगी। पहले संकट में लोग सोना दान करते थे, अब नया ना खरीदें। इसके साथ अब देखिए इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ सकते हैं। ये जो अगर हम देखें कि इसका पीछे मेन कारण क्या बताया जा रहा है। एक कारण तो हम देख लें कि जैसे कि जो मिडल ईस्ट में लगातार युद्ध चला हुआ है, ईरान और इजराइल के बीच काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तनाव चल रहा है। इसके साथ अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल है। तो पश्चिम एशिया में जो लगातार तनाव बढ़ता है, उससे जो तेल संकट है वो और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतें और सप्लाई पर प्रभाव पड़ा हुआ है। यानी कि हम देख रहे हैं कि भारत का इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है कच्चा तेल, और जितने भी हम जहां से एलपीजी गैसेस वगैरह जो भी हम वहां से इंपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट से, वो इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही भारत का बड़े पैमाने पर तेल आयात हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार बचाने पर जोर दिया जा रहा है। महंगाई पर काबू पाने के लिए व्यक्तिगत बचत करने की बात कही गई है। अब देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर बचत कैसे हो सकती है। कार पूलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही मेट्रो, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना होगा जो लोग विदेश में जाते हैं। यहाँ पर एक और उन्होंने अपील की है कि लोग जो हैं बाहर विदेशों में घूमने जाते हैं वो अभी इस चीज़ से परहेज़ करें, यानी कि वो बाहर घूमने की बजाय इंडिया में ही कहीं भी अपनी छुट्टियाँ मनाने जा सकते हैं। स्वदेशी सामान को खरीदना होगा ताकि हमारा जो उत्पादन है हम बढ़ा सकें, और उत्पादन बढ़ने के साथ फिर हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ पाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार भारत की जो करेंसी है, भारतीय करेंसी रुपया, उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या आई है इस बयान के बाद? कुछ विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि तेल संकट का ये जो उस समय पूरे भारत में
ये काले बादल छाए हुए हैं इन संकट के, उसका समाधान जो है वो सरकार को ही निकालना पड़ेगा। यानी कि उसके समाधान पर सवाल उठाएं कि जब इसका सॉल्यूशन करना चाहिए था तब तो जो है कोई भी यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। उस समय ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा हमारे पास तेल है, आप जितना चाहे यूज़ करें, और अब अचानक से ऐसा कहा जा रहा है लोगों को कि आप इन सभी चीज़ों को कम कर दें। तो ऐसे में सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठते हैं। सरकारी नीतियों पर असंतोष व्यक्त किया गया। जनता पर बोझ पड़ने की आशंका है कि अब देश की जनता को खुद ही संभालना होगा सब कुछ, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है वो तो अपने मतलब कि वो तो अब जो है लोगों से ही कह रही है कि आप इस चीज़ को कम करें, आप कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, आपको कैसे खर्चना है कैसे नहीं खर्चना है अपना रुपया। तो अब ऐसे में जनता की राय क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये देश हित में व्यवहारिक सलाह मान है, कि एक तरह से ये लोगों को सलाह दी जा रही है। देश के नागरिकों का भी फर्ज है अपने देश के प्रति कुछ, इस वजह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो है इसको व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझकर कुछ लोग इसके फेवर में बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी उस पर भी प्रेशर पड़ेगा। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। संकट के समय एकजुट होने की अपील की जा रही है, कुछ लोगों का ये मानना है। इसके साथ ही अगर हम देखें इसके साइड इफेक्ट या फिर इसके क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, सबसे पहले तो इसके आर्थिक प्रभाव क्या है। तो विदेशी मुद्रा की बचत करने की बात कही गई है। यहाँ पर भारत जो है करीब 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है विदेशों से। सोना खरीद कम करने या फिर रोकने से डॉलर की डिमांड वो कम होगी और रुपया हमारा मजबूत होगा। दूसरा क्या इफेक्ट रहेगा? महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। तेल कीमतें बढ़ने से महंगाई पर काबू संभव हो सकता है। इसके साथ ही तेल और पेट्रोल डीजल उसकी बचत होगी और हमारा जो इम्पोर्ट स्वदेशी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम जब उन्होंने बात कही, इससे सभी लोगों के मन में ये सवाल उठा कि अब कहीं ना कहीं फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है। जब हमने कोविड के समय यानी कि जब कोविड आया था उस समय पर बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन का सामना किया था, यानी कि उससे भारत की स्थिति जो है उस समय भी आर्थिक स्थिति काफ़ी डाउन हो चुकी थी और आज फिर से एक ऐसी स्थिति में भारत जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल का उपभोग जो है इससे 10% कम होगा अगर लोग अपना व्हीकल छोड़कर यानी कि पब्लिक व्हीकल से जो है अपना जो भी ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। भारत जो है करीब 85 से 86% जो है ऑयल इंपोर्ट करता है। छोटी बचत होगी और इससे बड़ी मदद हो सकती है। इसके अलावा स्वदेशियों को यानी कि स्वदेशी जो भी सामान है हमारा जो भी मटेरियल उसको प्रमोट करने की बात कही है। विदेशी सामान कम लेना चाहिए, घरेलू उत्पादन पर फोकस रहेगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो लोकल इकॉनमी है उसको सपोर्ट मिल पाएगा। इसके साथ ही ज्वेलरी इंडस्ट्री पर भी प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग सेक्टर्स पर अगर हम देखें, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट पर ईंधन का इस्तेमाल कम होगा, डिमांड भी प्रभावित होगी। लेकिन इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बूस्टअप करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आईटी कॉरपोरेट पर भी प्रभाव देखा जाएगा। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम क्या होगा, बहुत बड़ी कंपनीज जो है अगर घर में ही अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने का ऑप्शन देती हैं, इससे क्या होगा ऑफिस में स्पेस होगी, डिमांड में वृद्धि होगी, प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा ऑफिस ट्रांसपोर्ट की डिमांड भी कम होगी। वर्चुअल मीटिंग्स टेक को फ़ायदा मिलेगा। कुछ को तो लाभ हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से लाभ होगा तो दूसरी तरफ हमें कुछ ना कुछ इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अब कुछ लोगों की जो प्रतिक्रिया क्या यानी कि इस पर रिएक्शन क्या किए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि देश में कहीं ना कहीं फिर से एक आर्थिक मंदी जैसी सिचुएशन बन चुकी है। अब देखिए भारत में अगर ये सवाल हम देखें, अगर ये सवाल उठाया जाए क्या भारत में इस समय आर्थिक मंदी आ चुकी है, तो इसका अभी तक जो जवाब है नहीं। भारत जो है अभी तक तो आर्थिक मंदी की स्थिति से नहीं गुजरा है, लेकिन जिस तरह से सिंबल दिए जा रहा है हो सकता है आने वाले समय पर भारत में आर्थिक मंदी आ सकती है। भारत दुनिया की सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, सबसे तेजी से जो ग्रो करती हैं। मजबूत घरेलू मांग होगी। इसके अलावा निवेश और सुधार, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद जो है यहाँ पर भारत में अगर हम स्थिति देखें जीडीपी की, तो ग्रोथ जो है 7.4 से 7.6% तक जो है जीडीपी की ग्रोथ बढ़ती नजर आ रही है। अगले साल का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो है
इसमें जो है विश्व बैंक, IMF, OECD के द्वारा जो भी यहाँ पर एस्टिमेट लगाया गया भारत की GDP ग्रोथ रेट को लेकर, तो 6.4 से 6.9% तक आ सकती है, यानी कि धीमी होगी लेकिन फिर भी सकारात्मक ही बताई जा रही है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें आर्थिक मंदी क्या होती है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि दो लगातार तिमाहियों में नकारात्मक GDP की ग्रोथ, यानी कि GDP की ग्रोथ जब नेगेटिव में आनी शुरू हो जाए, लगातार 2 तिमाही यानी कि हम 6 मंथ की बात करें उसमें, तो भारत में अभी तक तो नेगेटिव ग्रोथ नहीं देखी गई है। हालांकि ग्रोथ स्लो हो सकती है लेकिन नेगेटिव में नहीं गई है। इसके अलावा बेरोजगारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाए, 3 से 4% के आसपास हो जाए, तो किसी भी देश में आर्थिक मंदी जैसी सिचुएशन बन सकती है। विदेशी मुद्रा का भंडार जो है वो कम हो जाए, या इसके साथ ही भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी, चीन, अमेरिका, इन सभी से जो है यानी कि इन सभी के साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रही है भारत की इकॉनमी। अब इसमें चुनौतियाँ क्या हैं? तेल आयात पर हमारी निर्भरता सबसे ज़्यादा बनी हुई है, पूरे विश्व व्यापार पर तनाव बढ़ चुका है, यानी कि निर्यात मंदी की आशंका है। बेरोजगारी और कुछ ग्रामीण मांगे कुछ कमज़ोर हो चुकी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक कोई आर्थिक मंदी नहीं है। भारत एक रिजिलियंट है लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जैसे कि हमें बचत करनी होगी, स्वदेशी को अपनाना होगा और ऊर्जा दक्षता की तरफ हमें फोकस करना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें, मान लीजिए कि अगर आर्थिक मंदी आ भी जाती है तो उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मौद्रिक नीति, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ RBI के द्वारा उपाय किए जाते हैं, जैसे कि ब्याज की दरें कम की जाती है, उसमें कटौती होती है, फिर लोगों को सस्ता कर्ज दिया जाता है जिससे निवेश, खपत सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी, यानी कि बैंकों को कम ब्याज रेट पर इतना पैसा दिया जाता है कि जो बैंक है वो आगे आम जनता को लोन दे पाएँ, ताकि लोग आगे इन्वेस्ट कर पाएँ और फिर वो अपनी खपत को यानी कि कंजप्शन को बढ़ा पाएँ, जिसकी वजह से जो पैसा एक तरह से मार्केट में एक तरह से बढ़ा देना, उसको लिक्विडिटी कहा जाता है। MSME छोटे उद्योगों को भी क्रेडिट दिया जाता है। और ग्रोथ अनुमान अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में, तो 7% से कम होकर 6.5, 6.9 के आसपास बताया जा रहा है। कुछ जो एक्सपर्ट क्या कहते हैं उनके द्वारा भी कुछ मतलब कि ऐसे उपाय जो है दिए जा रहे हैं। इसके अलावा राजकोषीय नीति अगर हम देखें, फिस्कल पॉलिसी, तो इसमें सरकार का खर्च और टैक्स के उपाय होते, किस तरह से सरकार ने कितना खर्च करना है। इसमें कैपेक्स को बढ़ावा देना, यानी कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाना, ये भी एक अच्छा उपाय है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट आदि पर ज़्यादा खर्च करना, रोजगार और मांग इससे बढ़ेगी। इसके अलावा टैक्स रैशनलाइजेशन को जारी रखना, GST और इनकम टैक्स में सुधार करना ताकि जो उपभोक्ता खपत है उसको बढ़ाया जा सके। फिस्कल डिसिप्लिन को बनाए रखते हुए डेट टू GDP अनुपात को कम करना, सब्सिडी को टारगेटेड बनाना, तेल, खाद्य, उर्वरक, ताकि खर्च बेकार ना हो। इसके साथ ही निवेश, मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देकर आर्थिक मंदी से निपटा जा सकता है। PLI स्कीम का विस्तार करना, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, बैटरी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इन सभी को बढ़ावा दिया जाए। MSME को सपोर्ट करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको जो है आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, रेगुलेटरी अनिश्चितता को कम करना ताकि लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें और बिजनेस में अपना पैसा लगा पाएँ, तो ताकि इन्वेस्टर्स ज़्यादा बढ़ पाएँ भारत में। इसके अलावा अगर हम देखें आर्थिक सुधार और आत्मनिर्भरता की राह पर जो सवाल उठता है, ऊर्जा और तेल निर्भरता को कम करना, ये भी इसका एक उपाय है। जैसे कि अभी जो कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर पर तेज़ी से काम किया जाए ताकि हम जो है अपने तेल पर अपनी निर्भरता को कम कर पाएँ। इसके साथ ही रोजगार और मानव पूंजी यानी कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, खासकर युवाओं के लिए लेबर रिफॉर्म्स का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये सब इसके उपाय हैं। इसके अलावा और क्या सुधार किए जा सकते हैं? डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, AI को बढ़ावा देना, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, राज्य स्तर पर सुधार करना, राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो मॉडल हैं उनको अपनाना, उनको अप्रिशिएट करना। इसके अलावा जो है इसका असर बड़े पैमाने पर लागू होता हुआ दिखेगा।
भारत की मजबूत नींव क्या है? उच्च विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास हो, अगर नियंत्रित महंगाई की हो और मजबूत बैंकिंग सिस्टम हो तो भारत में कभी भी आर्थिक मंदी नहीं आ पाएगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग और समाधान भी है। इसके अलावा अगर हम इतिहास में देखें कि कब कब भारत में जो है वैश्विक मंदी आई है या फिर भारत में कब आर्थिक मंदी आई है, तो सबसे पहले आज़ादी के बाद 1957 से 58 के बीच आर्थिक मंदी देखी गई थी। उस समय कुछ मॉनसून खराब था, कृषि उत्पादन में गिरावट हुई, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पर हमारी जो इकॉनमी थी सबसे ज़्यादा इकॉनमी हमारी कृषि पर डिपेंड थी। इसके बाद आयात बिल में वृद्धि हुई, निर्यात कमज़ोर पड़ा, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास कम होता गया और जीडीपी ग्रोथ -1.2% चली गई थी। इसके बाद समाधान क्या किया? उस समय सरकारी खर्च को बढ़ाया गया, विदेशी सहायता, नेहरू युग, उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया था। फिर उन्होंने औद्योगिक नीति को अपनाया। यह संकट थोड़ा हल्का था लेकिन कृषि पर अत्यधिक निर्भरता उजागर करता है। इसके अलावा 1958 के बाद 1965 से 66 के बीच में जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, उस समय पर सूखा आ चुका था। उस समय में हरित क्रांति यानी कि हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने बहुत बड़ा साथ दिया था भारत की आर्थिक मंदी को ख़त्म करने में। इसके बाद फिर 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का संकट बढ़ चुका था। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2 हफ्ते का ही हमारे पास आयात हम कर सकते थे। उस समय उच्च राजकोषीय घाटा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। आयात की निर्भरता बहुत ज़्यादा थी और भारत जो है ऐसा कह सकते हैं कि उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि लगता नहीं था कि भारत कभी आगे इतना ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। गल्फ वॉर चल रही थी, सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, तो भारत के जितने भी एक तरह से जो ज़्यादा अच्छी दोस्ती वाले जो देश थे, यानी कि हम रशिया यूएसएसआर की बात करें, तो वो भी उस समय जो है ऐसे संकट से जूझ रहा था कि वो भारत की हेल्प नहीं कर पाता। इसके अलावा ये कैसे संकट ठीक किया गया? स्वर्ण भंडार को गिरवी रखा गया था। इसके अलावा आईएमएफ से सहायता और कर्ज लिया, रुपए का अवमूल्यन हुआ, एलपीजी सुधारों की शुरुआत की गई थी उस समय पर, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को संकट जो है ठीक किया गया और आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव उसके बाद आती है। अब अगर हम देखें उस समय पर तत्काल उपाय क्या थे? रुपए का जो अवमूल्यन हुआ यानी कि लगभग 20% तक जो है रुपया गिर चुका था। आईएमएफ से हमने कर्ज यानी कि लोन लेना शुरू किया। सोने के भंडार जो भारत के पास थे उन्होंने गिरवी रखे, तब जाके भारत की जो उस समय पर सरकार थी वो इस आर्थिक मंदी को ख़त्म करने की कोशिश कर पाए। इसके अलावा लंबे समय के अगर हम सुधार की बात करें, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जो हमारे वित्त मंत्री थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि जैसे कि मनमोहन सिंह हम जानते ही है कि इकोनॉमिस्ट रहे हैं और उनको इस चीज़ की काफ़ी नॉलेज थी और उन्होंने फिर ऐसी नीतियां लागू की जिससे भारत को इस आर्थिक मंदी से बाहर निकाला जाए। फिर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर ध्यान दिया गया। उस समय पर लाइसेंस राज खत्म किया यानी कि उद्योग लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था कि जितने भी उद्योग लग सकते भारत में बिना लाइसेंस के भी लगाए जा सकते। इसके अलावा ट्रेड लिबरलाइजेशन जो है व्यापार उदारीकरण, आयात शुल्क कम किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी ओपन किया गया था कि डायरेक्ट फॉरेन की जो विदेशी कंपनियां वो भारत में इन्वेस्ट कर सकती हैं। प्राइवेटाइजेशन में भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। वित्तीय और कर सुधार किए गए। उस समय बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, आसान कर नियम लगाए गए थे। इसका परिणाम क्या निकला था? 1991 में आर्थिक मोड़ हुआ और भारत की ग्रोथ 6% से ज़्यादा हुई। विदेशी निवेश बढ़ा, हमारा अर्थव्यवस्था वैश्विक जो है फिर से हुई। 1991 का आर्थिक मोड़ ये कहलाता है कि उस समय जो है भारत आर्थिक मंदी से, बहुत बड़ी आर्थिक मंदी से गुजरा था। उसके बाद कोविड-19 की बात करें, उस समय पर भी हमें संकट देखने को मिला। भारत में जीडीपी -7.3% तक गिर गया था। बड़े स्टिमुलाइज पैकेज किए गए थे समाधान इसका, और आरबीआई के द्वारा सस्ता कर्ज दिया गया। एमजी, नरेगा और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हुआ। वैक्सीनेशन के बाद फिर तेज रिकवरी होनी शुरू हुई। इसके बाद अगर हम देखें, आज भी भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का संकट अभी तक नहीं है। जहां पर अगर हम लॉकडाउन की बात करें, अभी तक ऑफिशियली इसका कोई भी नोटिस नहीं आया है या फिर ऑफिशियली कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया गया कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं, लेकिन जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा
लोगों से अपील की गई है, उस तरह से ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस सिचुएशन को संभालने में नाकाम होती नज़र आ रही है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या देश में फिर से कोविड जैसी सिचुएशन बन सकती है? क्या फिर से भारत में हमें लॉकडाउन देखने को मिलेगा? क्या भारत जो है अब वैश्विक जो आर्थिक मंदी बढ़ेगी, यानी कि भारत में जो स्पेशली भारत में जो आर्थिक मंदी देखने को मिलेगी, क्या उसको पार कर पाएगा या फिर भारत एक बहुत ही स्लो इकॉनमी बनकर रह जाएगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।